नमस्कार, खबर दमदार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। प्रदेश सरकार लगातार कोरोना से लड़ने के लिए बड़े बड़े कदम उठा रही है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए 1 साल तक विधायक निधि को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही मंत्रियों और विधायकों की 30% सैलरी में कटौती की गई है। साथ ही आपदा निधि को सीधे डबल कर दिया गया है, यानी कि 600 करोड़ से बढ़ाकर 1200 करोड़। आपको बता दें कि यहां पर इसको कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला यहां पर हुआ है। कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए उनको हम आपको बता रहे हैं। 600 करोड़ से बढ़ाकर 1200 करोड़ आपदा निधि की गई है और साथ ही साथ विधायक निधि को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। कैबिनेट बैठक में जो फैसले लिए गए उनको न्यूज 18 आपको बता रहा है। 1 साल के लिए विधायक निधि को सस्पेंड किया गया है। मंत्रियों और विधायकों की 30% सैलरी में कटौती की गई है। तो योगी कैबिनेट के 4 महत्वपूर्ण फैसले क्या हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इन फैसलों को आप देखिए कि किस तरीके से ये 4 महत्वपूर्ण फैसले। विधायक निधि 1 साल के लिए सस्पेंड की गई है। मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती की गई है। विधायकों के वेतन में 30% की कटौती की गई है। आपदा निधि 1200 करोड़ की गई है, जो कि पहले 600 करोड़ थी। तो योगी सरकार के ये 4 बड़े फैसले हैं जिनको हम आपको बता रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में इन 4 फैसलों पर मोहर लगी है। विधायक निधि 1 साल के लिए सस्पेंड की गई है और मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 30% की कटौती की गई है। आपदा निधि को 600 करोड़ से बढ़ाकर 1200 करोड़ किया गया है। यूपी के लिए आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि योगी सरकार ने प्रदेश में एक नई व्यवस्था आज रात 12 बजे से लागू कर दी है। यानी कि सरकार ने 15 जिलों के हॉटस्पॉट को चिन्हित किया है। जहां से कोरोना मरीज मिले हैं वो इलाके रात 12 बजे से पूरी तरह से सील कर दिए जाएंगे। ऐसी जगहों पर पूरी तरह से लोगों को बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। ऐसी जगहों पर सरकार लोगों तक सामान पहुंचाने के लिए व्यवस्था कर रही है। यानी कि सरकार ऑनलाइन जरूरी सामान खरीदने की सुविधा देगी, जो डिलीवरी बॉय की मदद से आप तक पहुंचेगा। तो उत्तर प्रदेश में 15 जिलों के हॉटस्पॉट लॉक हो रहे हैं। रात 12 बजे आपको बता दें कि ये हॉटस्पॉट पूरी तरह से सील कर दिए जाएंगे और इनमें कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएगा। या 6 से अधिक कोरोना के केसेस हैं, जो 15 जिले हैं, वहां पर उन्होंने ये निर्देशित किया है कि वहां के हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके उन हॉटस्पॉट्स में बहुत ही सख्त व्यवस्था लागू की जाए। उन हॉटस्पॉट्स में डोर टू डोर मैनेजमेंट किया जाए। पूरे एरिया को जो है उसको हाउस टू हाउस मॉनिटर करके कार्रवाई की जाए। पहले वहाँ का सैनिटेशन विशेष रूप से इम्प्रूव करना, तो उसमें उस एरिया को कॉर्डन कर करके वहाँ पर जितना फायर सर्विस की गाड़ियाँ भी इस काम में लगाई गई हैं उनको लगा करके एक एक्सटेंसिव सैनिटेशन ड्राइव चलाया जाना। वहाँ पर लॉकडाउन को 100% लागू किया जाना, यानी कि जो पास सिविलियन इशूड हैं उन पासेस को भी स्थगित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के हॉटस्पॉट को सरकार ने सील करने का फैसला ले लिया है। अब रात 12 बजे से जिन इलाकों में कोरोना के मरीज मिले हैं, यानी कि जिन इलाकों को हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित किया गया है, उनको सील किया जाएगा। हम आपको ये 15 जिले बता रहे हैं कौन कौन से। मैप के जरिए आप देख सकते हैं कि इन जिलों को सील किया गया है। उत्तर प्रदेश में 15 जिलों में हॉटस्पॉट जो हैं वहां पर सील किए गए हैं। 15 जिलों के हॉटस्पॉट, ये वो जिले हैं जहां पर कुछ हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं और उनको सील किया गया है। यहां पर साफ कर दें हम कि पूरे जिले को सील नहीं किया गया है। इन जिलों में कुछ हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं जिनको सील किया गया है। 12 थानों में जिन पर कार्रवाई की आवश्यकता है
गाजियाबाद में 13 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 7 थानों में। गौतम बुद्ध नगर में 12 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 12 थानों में। कानपुर नगर में 12 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 10 थानों में। वाराणसी में 4 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 4 थानों में। शामली में 3 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 3 थानों में। मेरठ में 7 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जो 8 थानों में मिले हैं, उनमें कुछ ग्रामीण थाने भी हैं। बरेली में केवल 1 हॉटस्पॉट है, वो एक ही थाने में है। बुलंदशहर में 3 हॉटस्पॉट है, 3 थानों में है। बस्ती में 3 हॉटस्पॉट है, 2 थानों में है। फिरोजाबाद में 3 हॉटस्पॉट है, 1 थाने में है। सहारनपुर में 4 हॉटस्पॉट है, 4 थानों में है। महाराजगंज में 4 हॉटस्पॉट है, 2 थानों में है। सीतापुर में केवल 1 हॉटस्पॉट है, 1 थाने में है। और लखनऊ में 8 बड़े हॉटस्पॉट्स हैं, 4 छोटे हॉटस्पॉट्स हैं, 11 थानों में है। इन 15 जिलों के इन हॉटस्पॉट्स के अंतर्गत जो थाने हैं वहां पर जो है विशेष रूप से हमें जन सहयोग लेकर 100% जो है लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। जो थोड़ी बहुत भी रियायत थी वो रियायत नहीं रहेगी। आगरा में सबसे ज्यादा 22 हॉटस्पॉट को प्रशासन ने चिन्हित किया है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि अब वो इलाके जो आज रात 12 बजे से पूरी तरह से सील कर दिए जाएंगे। तो ये वो इलाके हम आपको बता रहे हैं कि आजमपाड़ा, मंटोला, मंगतई, हींग की मंडी ये सील किए जाएंगे। तोपखाना, वजीरपुरा, साबुन कटारा सील, सीतनानगपुरा, मोहरपुरा, इमिनेंट अपार्ट, कृष्णा विहार ये बंद। सार्थक हॉस्पिटल, एसआर हॉस्पिटल क्षेत्र सील किया गया। साबुन कटरा, सीतानगर, 400 गेट सील। किशोरपुरा, छोकरा 13, सुभाष नगर सील। हसनपुर, घटिया, बसंत विहार ये वो इलाके हैं जो सील कर दिए गए हैं। ये जानकारी हम आपको आगरा की दे रहे हैं कि आगरा में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो सील किए गए हैं। और बात अगर नोएडा की करें तो यहां पर हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई किए गए हैं। सेक्टर 137, सेक्टर 102, गौर सिटी, सेक्टर 37, सेक्टर 74, सेक्टर 50, सेक्टर 93B, सेक्टर 100, सेक्टर 128, सेक्टर 135, सेक्टर 78, सेक्टर 41 और सेक्टर 44। इसके साथ साथ सेक्टर 3, सेक्टर 5, सेक्टर 22, ग्रेटर नोएडा का अल्फा 1। तो ये नोएडा के सेक्टर हैं जो चिन्हित किए गए हैं हॉटस्पॉट। ये 12 हॉटस्पॉट हैं। अब बात अगर शामली की करें तो यहां पर 3 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं और ये हैं नानूपुरी, मैसानी और इस्लामपुर। तो शामली में 3 हॉटस्पॉट एरिया चिन्हित किए गए हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। नानूपुरी, भैंसानी और इस्लामपुर। इधर अब आपको बताते हैं कि इस व्यवस्था के लागू होने के बाद किन चीजों पर असर पड़ेगा ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जिन इलाकों को चिन्हित किया गया है उन इलाकों में करीब करीब कर्फ्यू जैसे हालात होंगे। जरूरी सामान के लिए भी लोगों को निकलने नहीं दिया जाएगा। दूध, सब्जी आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। सिर्फ डिलीवरी बॉय को निकलने की इजाजत होगी। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी होने पर ही आप बाहर निकलने की आपको छूट होगी। इस दौरान बैंक और एटीएम आपके क्षेत्र में जो इस हॉटस्पॉट एरिया है उसमें बंद रहेंगे। मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर भी बंद रहेंगे। साथ ही लोगों को सुविधा देने के लिए प्रशासन हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहा है ताकि लोगों को सुविधाओं का लाभ उठाने में सहायता मिल सके। जो जिलों में कंट्रोल रूम नंबर है 112 है और इन तमाम नंबरों के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब आपको देश और प्रदेश से जुड़ी 10 बड़ी खबरें कोरोना से जुड़ी हुई बताते हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 5274 तक पहुंच गई है। देश भर में 149 लोगों की मौत हो चुकी है। 410 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4714। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 343। ये 5वीं बड़ी खबर। छठी 343 में से 187 जमात के लोग शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में बाहर निकलने पर मास्क जरूरी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 4 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। विधायक निधि को 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया है। और 10वीं बड़ी खबर, मंत्रियों विधायकों की सैलरी पर 30% की कटौती। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना किस एज के लोगों में ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रहा है। इस बात की जानकारी दी गई है, अब आपको बता रहे हैं। आगरा में 65 की आंकड़ा पहुंच चुका है। लखनऊ में 24 ये केस के आंकड़े हैं और
गाजियाबाद में 23 यह आंकड़ा है, लखीमपुर खीरी में 4, वाराणसी में 9, कानपुर में 8। ये फिगर्स हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की। शामली में 17, मेरठ में 33 और जौनपुर में 3 ये आंकड़े हैं। बागपत में 2, सहारनपुर में 13, हापुड़ में 3, गाजीपुर में 5, प्रतापगढ़ में 3, हरदोई में 1, शाहजहांपुर में 1, मिर्जापुर में 2, रायबरेली में 1, बस्ती में 8, बिजनौर में 1। तो ये संख्या आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रयागराज में 1। इस दौरान एक और आंकड़ा सामने आया है जो बताता है कि किन लोगों में कोरोना ज्यादा असर कर रहा है। सुनिए आप। कि जो 0 से 20 वाला एज ग्रुप है उसके 16% के करीब मरीज उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। 0 to 20 में सबसे ज्यादा फॉल कर रहे हैं मरीज 21 to 40 के कैटेगरी में। 44% पेशेंट्स 21 to 40 के कैटेगरी में हैं। 41 से 60 के कैटेगरी में 27% मरीज हैं। और जो आपके माध्यम से हम लोग बार बार एडवाइजरी दे रहे हैं कि अपने बुजुर्गों को इससे बचाएं, वो एडवाइजरी आप लोगों ने जो इतना इसमें जागरूकता पैदा की है उसका ये कारण है कि जो 60 प्लस के लोग हैं उनके परसेंट सबसे कम है। 60%, 60 प्लस वाले लोग केवल 13% हैं जो कि इससे अफेक्ट हुए हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने प्रदेश के 56 जिलों में 56 सैनिटाइज करने वाली फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आज रवाना किया। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस महामारी से लड़ने के लिए हम सबको तैयार रहना होगा और अब हर जगह को सैनिटाइज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश के सभी जिलों और सभी तहसीलों को साफ किया जाएगा। प्रदेश के अंदर अग्निकांड की घटनाओं को रोकने के लिए हमें प्रदेश के अंदर लगभग 350 जो तहसीलें हैं उनमें से आधी तहसीलें ऐसी थीं जिनमें फायर टेंडर नहीं थे। विगत 3 वर्ष के दौरान चरणबद्ध तरीके से इन्हें आगे बढ़ाते हुए अब तक कुल 130 तहसीलें मात्र ऐसी रह गई थी जिनमें फायर टेंडर अब तक नहीं थे। और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हम 66 ऐसी तहसीलों में फायर टेंडर की स्थापना और उनके इक्विपमेंट को वहां पर स्थापित करने की कार्रवाई को पूरा करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है देश में कोरोना की टेस्टिंग फ्री हो। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट निजी लैब में भी कोरोना की टेस्टिंग होने वाली जो टेस्टिंग है वो फ्री हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। केंद्र सरकार इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है कि जो प्राइवेट लैब्स हैं उनमें भी कोरोना की टेस्टिंग जो हो रही है वो फ्री हो। केंद्र सरकार को यह आदेश दिया गया है देश में कोरोना की टेस्टिंग फ्री हो। सुशील बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर। सुशील, क्या निर्देश केंद्र सरकार को दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा? जी देखिए, एक बड़ा आदेश फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है केंद्र सरकार को। हालांकि 4500 जो निजी लैब टेस्ट की जांच के दौरान फीस लेते थे उसको लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी और इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में आज दोपहर में एक क्लियर किया था कि तमाम जो लोग हैं वो इस बड़ी फीस के कारण निजी लैब में टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं महामारी का एक बड़ा रूप ले सकती है। और ऐसे में केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए और इन निजी लैबों में जो खर्चा है वो खुद करना चाहिए। और अब इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश देते हुए यह कहा है कि देश भर के जितने प्राइवेट लैब में जांच हो रही है कोरोना के संक्रमण को लेकर वो जांच फ्री में होगी और इसका जो पैसा होगा, इसका जो खर्चा होगा वो सरकार देगी। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनता जो फिलहाल निजी लैब में नहीं जा रहे थे वो अब इस आदेश के बाद निजी लैब में जा सकते हैं और अपनी जो कोरोना से संक्रमण की जो जांच है वो करवा सकते हैं। जी बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह बड़ा आदेश दिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की ताजा स्थिति को लेकर आज फिर टीम 11 की बैठक की। उन्होंने बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाए। योगी ने पूरे उत्तर प्रदेश को सैनिटाइज करने पर भी जोर दिया है, साथ ही स्वास्थ्य और पुलिसकर्मियों पर ध्यान देने की बात कही है। मीटिंग में जो सबसे बड़ी बात योगी आदित्यनाथ ने कही वो ये है कि जमातियों को ढूंढा जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। ग्यारह अप्रैल को पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी को प्रदेश की ताजा स्थिति से अवगत कराएंगे। साथ ही 11 अप्रैल को ही इस बात पर भी फैसला हो सकता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए या नहीं। अगर आज की बात करें तो आज पीएम मोदी ने सभी विपक्षी नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की है, जिसमें सभी दलों ने एकमत से लॉकडाउन का समर्थन किया है। इसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि लॉकडाउन और भी बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बीएसपी की ओर से सतीश मिश्रा शामिल हुए, जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से रामगोपाल यादव ने कॉन्फ्रेंस में भेजा गया। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री की बातों का समर्थन किया। इधर आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हो गई। महिला को 7 अप्रैल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। महिला की उम्र 76 साल थी। कोरोना को लेकर के संपूर्ण देश में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन आगरा से दुखद खबर यह है कि आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक कोरोना पॉजिटिव महिला की आज मौत हो गई है। महिला की मौत हुई है, वह कमला नगर की निवासी थी और महिला को 7 तारीख को यहां भर्ती कराया गया था। महिला का पौत्र विदेश से लौटा था, उसके जरिए संक्रमण का शिकार हुई थी ये महिला। लेकिन डॉक्टरों की यही सलाह है और प्रशासन की भी यही सलाह है कि बच्चों को और बुजुर्गों को घरों से बाहर न निकलने दे। महिला की उम्र ज़्यादा थी, 76 साल की थी ये महिला, तो खास ख्याल रखना होगा बुजुर्गों का और बच्चों का। न्यूज़ 18 भी यही अपील करता है कि आप अपने घरों में रहें और बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। खबर मेरठ से है। कोरोना को लेकर हर ओर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का अभियान चल रहा है, लेकिन मेरठ में कहानी कुछ और ही सामने आ रही है। यहाँ की सब्जी मंडी में लॉकडाउन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ रही हैं। यहाँ तो कुछ लोग समझने तक को तैयार नहीं है। ये तस्वीर हम आपको मेरठ की सब्जी मंडी की दिखा रहे हैं, जहां पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे। मेरठ में 2 नए केस मिलने के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 34 हो गई है। मुख्यमंत्री लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, स्व अनुशासन की बात करते हैं। कल मुख्यमंत्री मीडिया से भी मुखातिब हुए और पूरे प्रदेश भर में हाल जाना कि कैसे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां सब्जी मंडी में कैसे उड़ती हैं, आप इन तस्वीरों में ज़रा देखिए। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर जमा हैं, एकजुट हैं और सभी सब्जी लेने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। जहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक लोगों का ये हुजूम नज़र आ रहा है। ये मेरठ के सदर बाजार सब्जी मंडी का हाल है। आखिर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कब किया जाएगा? निश्चित तौर पर मेरठ में जिस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और जिस तरह से लोग सुबह के वक्त जब 12 बजे तक ये दुकानें खुली रहती हैं तब बिना कुछ सोचे समझे सीधे सब्जी मंडी चले आते हैं, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे ऐसे ही सब्जियां खरीदते हैं, राशन खरीदते हैं, दवा की दुकानों में, खैर नगर में ऐसे ही भीड़ रहती है। तो निश्चित तौर पर ये है कि आखिर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कब और कैसे होगा। अब आपको लिए चलते हैं न्यूज़ 18 के कोरोना कंट्रोल रूम, जहां आपके सवालों के जवाब देंगे एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं शिखा चतुर्वेदी कन्नौज से, उम्र 17 साल। मेरा सवाल ये है कि हल्की सी छींक आ जाने पर घर वाले हमसे डर जाते हैं, ऐसे में क्या करें? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, सविता सरकार नाम है। डॉक्टर साहब, मेरे एक सवाल थे कि हल्की सी छींक आ जाने पर भी परिवार के सदस्य सब मुझसे डर जाते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मेरा नाम अजमत है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है, हल्की सी छींक आ जाने पर भी घर वाले हमसे डर रहे हैं, ऐसे में क्या किया जाए? मेरा नाम जाकिर है, उम्र मेरी 43 साल है, मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। ज़रा सी भी डॉक्टर साहब छींक आने पे मेरे घर वाले घबरा जाते हैं, इसमें मैं क्या करूँ? मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं कोटा राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा आज ये सवाल है
कि हल्की सी छींक आने पर भी परिवार के लोग हमसे डर रहे हैं, तो ऐसे में क्या करें? मेरा नाम रश्मि शर्मा है, मैं समस्तीपुर बिहार से बोल रही हूँ। मेरा यह सवाल है कि बाहर से आने पर केवल हाथ मुंह धो लेना ही काफ़ी है? देखिए, ये एक चीज़ आपको याद रखनी है कि सर्दी जैसे बाकी पूरे साल में बाकी टाइम में किसी को भी हो सकता है। सर्दी या छींक आना या नाक से पानी निकलना, ये तो आम बात है। इंडिया में तो ये हमेशा हम देखते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनको सर्दी हुई है उनको कोरोना वायरस की बीमारी हुई है, ये इसको ऐसे समझ लेना ठीक नहीं है। कोरोना वायरस की बीमारी में हम आमतौर पे बुखार देखते हैं, बुखार के साथ खांसी आती है, सर्दी तो रहती ही है, लेकिन बुखार रहना बहुत ज़रूरी है, और वो भी कम से कम 3 दिन के बुखार के दवा के लेने के बाद अगर बुखार में कोई आराम नहीं है तो ही हम कोरोना वायरस के बारे में फिक्र करते हैं। और इसलिए जो आदमी छींकता है, हालांकि उसको खुद को संभालना है। जैसे हम छींकते हैं तभी या हम हमारे हाथ से ऐसे ढक लेते हैं या छींकते समय रुमाल रखते हैं। बाहर के हवा में हमारी छींक से निकलने वाली जो बूंद हैं वो फैलना नहीं चाहिए। ये इसको ऐसे आदत में बना के रखना आम तौर पे अच्छा रहेगा। खाली कोरोना वायरस के इस महामारी के संभव के साथ नहीं, बाकी टाइम में भी हम हमारे जो कीटाणु हैं हम हमारे साथ ही रखें, बाकी लोगों को फैलने ना दें।